अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन वो जो एक टेंशन सारों को हुई थी, ऑब्वियसली एक सैलाब की तो सिचुएशन चल ही रही है, उसकी अपडेट्स भी हम आपको रोज़ देते भी हैं, लाइव अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात भी करते हैं फ्रॉम ऑल द अफेक्टेड एरियाज़। लेकिन आपको पता है कि द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज थिंकिंग कि ये जो इतनी हमारी क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं तबाह हुई हैं, उनकी वजह से कितनी मुसीबतें और आ रही हैं। प्राइसेस तो हमने सब्जियों की, फलों की, सारी चीज़ों की देखना शुरू कर ही दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होगी, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान से कुछ जो किचन टमाटर और प्याज जो टमाटर ये एसेंशियल्स हैं हमारी, टमाटर प्याज ना हो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो पाकिस्तानी साउथ एशियन खाने वो इन दो चीज़ों के बगैर नहीं पक सकते। सो इसकी इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है, और बल्कि कुछ तो इंपोर्ट स्टार्ट हो भी गई है। कल 2-4 ट्रक्स जो हैं वो अफगानिस्तान से आए भी हैं, तो ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया। और अब इन ट्रक्स की तादाद 2-4 से बहुत ज़्यादा हो गई है। सो रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाएगा दुकानों पर जैसे ही ये माल पहुंचेगा। ये जो प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, या टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बताने का मकसद ये है कि हम खुद भी थोड़ी सी जो हमें इंस्टिंक्टिव एक होता है ना कि होल्ड करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो होल्डिंग वाला सिलसिला प्लीज़ कोई ना करे, बिकॉज ऐसी सिचुएशन बनने नहीं वाली इंशाल्लाह बिल्कुल भी। और ये बताने का मकसद भी यही था कि ये अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। आपको पता है ना, वरना ये होर्डिंग की वजह से ही तो 500-500 रुपए पर किलो जाना स्टार्ट हो गए थे, खासतौर पे टमाटर। आपको पता है चंद काली भेड़ें तो होती हैं, लेकिन अदरवाइज हमें उम्मीद है और हमें तवक्को है कि हमारी कौम जब भी एटलीस्ट आजमाइश आती है ना, तो हम एक कौम बनकर उभरते हैं। ऑल्दो इस मरतबा फिर भी डिविजन्स हैं, लेकिन लिटरली जो तबाही है, जो आजमाइश है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि अभी आप टीवी पे बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लोगों के साथ हुआ क्या है। मतलब फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो लोग जा रहे हैं, जो लोग विज़िट कर रहे हैं इन इलाकों का। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अपना, हम लोगों ने एक ट्रक कराया और कुछ सामान जो जमा किया था वो लेके पहुँचे, और सिंध में बहुत दूर नहीं, मतलब एक दिन की ड्राइव पर ही पहुँचे और रात को ही वापस आए। लेकिन रास्ते में हुमा केले के इतने बागात थे, सब पानी से लबरेज हैं, तबाह हो चुके हैं। गंदम की फसलें बर्बाद हैं, कपास की फसलें बर्बाद हैं। दिल खून के आंसू रो रहा था कि फार्मर का सारे साल का पैसा, इन्वेस्टमेंट, मेहनत, खून पसीना लिटरली इन बागात में, इन फसलों में लगा होता है। एक तो वो बेघर हो गया, सड़क किनारे रह रहा है, दूसरा उसके पास अब कुछ नहीं है कमाने खाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप को एक कंपैरिजन देते हैं कि जितना एरिया पाकिस्तान में इफेक्ट हुआ है ना, लिटरली जितना अंडर वाटर है 1/3 कहा जा रहा है, लेकिन 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज द एंटायर यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो साइज है ना, आप समझें कि वो पूरा पानी के अंदर अगर चला जाए तो दैट इज द चंक, दैट इज द साइज ऑफ पाकिस्तान के वो इलाके जो कि अंडर वाटर हैं इस वक्त। तो ये कंपैरिजन जो हैं ये दुनिया को समझाने के लिए दिए जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। और दुनिया की भी अब आंखें खुल रही हैं और दुनिया से बेइंतहा मदद भी आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि जो मदद आ रही है ये मुस्तहिकीन तक पहुँचे और इसका कोई मरबूत निज़ाम भी सामने आए। अभी हम यही बताएंगे आपको कि सैलाबी पानी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि तबाही मच गई है और नहीं, ये रेले जो हैं सिंध में बदस्तूर तबाही मचा रहे हैं। सो सिंध इज डेवास्टेटेड। सिंध के एक के बाद दूसरे गांव, एक के बाद दूसरी तहसील रेलों के निशाने पर है। सैलाब से 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अफराद जान की बाजी हारे हैं। 1186 अब मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद हो गई है। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में हुई हैं। 24 घंटों में जाँ बहक होने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। दादू में सैलाब का दबाव बरकरार है। खैरपुर नाथन शाह शहर पानी में डूब गया है। मीहड़ और जूही शहर के चारों तरफ पानी ही पानी है। कौमी शाहराह डूबने से पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक 3 रोज से बंद है। ना सिर्फ ये, सड़कों की बंदिश से इमदादी टीमों को भी मुतासरीन तक पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाली तबाही का आंखों देखा हाल बयान किस तरह किया, सुनिए। पानी पानी है, पानी हर तरफ, चारों तरफ पानी है। खजूर की दरख्त बिल्कुल तैयार, वो सब तबाह हो गए। गंदम तबाह हो गई, कॉटन तबाह हो गई, यानी हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है वो पानी के अपना ज़ेर आब है बिल्कुल, और हर चीज तबाह हो गई। घर तबाह हो गए। 1000 से ज्यादा लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, जिनमें 300 बच्चे हैं। विच इज़ ट्रू। हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कहीं भी मुड़ के देखो तो वहाँ सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में ख़वातीन और बच्चे
कीचड़ और गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और आपको हमने ये कितनी बार बताते रहे हैं कि वाटर बोर्न डिजीज़ जो होती है ना, वो इस तरह फैलती हैं, और ख़ासतौर पे जहाँ पानी पानी हो और कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ आप जाके रिफ्यूज ले सकें मच्छरों की, तो ऐसी बहुतात है कि उससे बीमारियाँ जो हैं वो फूट पड़ी हैं। और कराची से लाहौर की ट्रेन सर्विस का भी आपको बताएं अब तक मुअत्तल है। मुसाफिरों को तो ऑब्वियसली मुश्किलात हैं ही, इमदादी सामान की नकलो हरकत भी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। ट्रांसपोर्टेशन का ही सिलसिला जो है बेसिक देखें ना, लाहौर कराची ट्रेन मतलब कितने दिन हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक बहाल नहीं हो सकी है क्योंकि रास्ते में पानी है, सैलाब में जगह जगह ट्रैक डूबा हुआ है। और पता है क्या, एक इंसानी अलमिया नहीं है, अब वहाँ पे मच्छर भी हैं, वहाँ स्किन बोर्न डिजीज़ भी हैं, वहाँ गैस्ट्रो भी है, बाथरूम का कोई निज़ाम नहीं है, बाय द वे सैनिटेशन कोई नहीं है, हाइजीन कोई नहीं है। रफ़ा हाजत बाथरूम किसी ने जाना है, रफ़ा हाजत करनी है तो वो खुले मैदान में क्या पानी में कर रहा है। सो वहाँ पे उसकी वजह से और ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं और लोग और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सो इट इज़ अ डिज़ास्टर। ये हम देख भी रहे हैं और ये लिटरली वो चीज़ें जो डायरेक्टली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त सवात में, क्या हालात हैं, मालूम करते हैं। सवात में मौजूद हमारे नुमाइंदे महबूब अली, सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप एग्जैक्टली किधर हैं और इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं, क्या हालात हैं? हम इस वक्त मैं तो बाईपास रोड पर मिंगोरा शहर के करीब मौजूद हूँ, लेकिन सूरत हाल अब्दुल्ला और हुमा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। गो के स्वात का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है तहसील बहरीन, और तहसील बहरीन के जो बाला इलाके हैं जिसमें वादी कालाम, उतरोड़ और गबराल के इलाके शामिल है। गो के सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है मिंगोरा शहर से कालाम तक और फिर उतरोड़ तक। साथ में पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर जो है वो भी कालाम और उतरोड़ में जाता है, वहाँ पे रेस्क्यू के एक्टिविटीज़ जो है वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ा आलमिया एक ये है कि बहरीन और कालाम के दरमियान ये 35 किलोमीटर सड़क है और दोनों तरफ लाखों लोग जो है वो आबाद है, जिसमें ख़ास तौर पर मांग्याल, पिशमाल, केदाम और लयकोट के इलाके शामिल है। बड़े सिरे का इलाका शामिल है जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमसे ये लोग रब्ता कर रहे थे। वहाँ तक कोई हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है और सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर अब जो फूड आइटम्स है, जो मेडिसिन है वो ख़त्म हो गई है। और बार बार लोग हमसे यही रब्ता करते हैं कि हमारे तो सारे रब्ता पुल बह गए हैं, हमारे रास्ते जो है वो बह गए हैं, हमारे सड़कें जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उनका कोई एक्सेस नहीं है कि वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाए। इसलिए बार बार लोगों का यही कहना है कि अगर हम तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू ना की गई तो खुदा न खास्ता यहाँ पर एक ह्यूमन डिजास्टर हो सकता है। देखिए इतनी बड़ी आबादी को शायद महबूब हेलीकॉप्टर से कहीं और मुंतकिल करना तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन वहाँ तक सामान तो पहुँचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने भी जब दौरा किया था, उनकी ब्रीफिंग भी हम सुन रहे थे, जो उनको अफसरान दे रहे थे, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान आर्मी से हमने आर्जी पुलों की दरख्वास्त की है। तो FWO या दीगर इदारे आपको कहीं नज़र आ रहे हैं काम करते हुए? अब्दुल्ला अभी तो इन इदारों ने काम शुरू करना है, लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि इससे पहले कि वो पुलों की बहाली पर काम शुरू करे, सड़कों की बहाली पर काम शुरू करे, सबसे पहले इन इलाकों तक अशय खुर्दनोश पहुँचाना ज़रूरी है, मेडिसिन पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए हैं, बड़े जो है वो बीमार पड़ गई है, जबकि अशय खुर्दनोश तकरीबन वहाँ पर ख़त्म होने वाली है। लोगों का ये कहना है कि फ़ौरी तौर पर जिन इलाकों के मैंने नाम ली है कि वहाँ पर फूड आइटम्स पहुँचाया जाए, मेडिसिन पहुँचाया जाए। दूसरा एक खुशाइन बात जो कल हमने देखी वो ये है कि कालाम के लोग और लायकोट के लोग जो है वो कल अपनी मदद के तहत घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने खुद कालाम की सड़क की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन जाहिर बात है कि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वो लोग खुद भी यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, कुछ हैवी मशीनरी प्रोवाइड करे, तो वो खुद भी सड़क की बहाली में बड़े पैमाने पर जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। अलमिया यह है अब्दुल्ला कि यहाँ पर अभी भी बहाली का काम जो है उस तरीके से शुरू नहीं किया गया है जिस तरीके से उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि कालाम आपको ख़ुद भी पता है कि कालाम और कालाम के जो बालाई इलाके है ये छोटा इलाका नहीं है। तकरीबन इस इलाके में 70 से 75 किलोमीटर सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गई है और अब वहाँ पर कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। मतलब महबूब बताइएगा, अवामी नुमाइंदे कहीं नज़र आते हैं, कहीं मुराद सईद आपको सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारते हुए, दिन रात उनके साथ गुजारते हुए नज़र आए, कहीं दीगर लोग जो हैं इन इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव वो हैं मुसलसल इन लोगों के हमरा?
अब्दुल्ला आलमिया यही है कि गो के मुराद सही तो फिर भी मिंगौरा शहर पहुंचे और यहाँ पर लोगों से उनकी मुलाकातें हो गई, लेकिन हम अगर कालाम तहसील की बात करें तो वहाँ पर जो सूबाई असम्बली के मुंतखब रुकन हैं मियाँ शराफत अली, आज सैलाब को एक हफ़्ते से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन मियाँ शराफत अली जो है वो गायब है। उस इलाके का जो तहसील नाजिम है वो गायब है। स्वात से जो है सूबाई असम्बली की तकरीबन 8 मुंतखब नुमाइंदे हैं, साथ में 3 जो है वो वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है ये ग्राउंड पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं या तकरीबन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आलमिया सबसे पहले ये है कि इन लोगों तक रसाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर फौरी तौर पर इन इलाकों में सड़कों की बहाली पर काम का आगाज़ ना किया गया, ब्रिजेस की बहाली पर काम का आगाज़ ना किया गया, तो यकीनन इससे उन लोगों की मुश्किलात जो है वो कई गुना बढ़ सकती हैं। महबूब अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ही इफ़ेक्टिवली एक तस्वीर खींची है कि इधर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और यहाँ के आप लोगों की बात कर रहे हैं, नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त सुन तो रहे होंगे, यकीनन खबरें तो उनको भी पहुँच रही होंगी। अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वहाँ मौजूद तो हो, लोगों को हौसला तो हो। सुन नहीं रहा एक्चुअली, मतलब वो तो खैर इस वक्त ऑब्वियसली क्या सुनेंगे, लेकिन बात उन तक पहुँच जाएगी और दिल में तो उनके खटक होगी कि हमें एटलीस्ट होपफुली होगी कि हमें होना तो चाहिए था, कोई अपना ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ रोना भी रो लेना कोई, तो उसमें भी तसल्ली मिल जाती है। उम्मीद है हमें कि आप सुन नहीं हैं और सुन रहे हैं। और ये तो खैबर पख्तूनख्वा का हाल था, सिंध का हाल तो बहुत अबतर है। मतलब लिटरली कुछ मनाजर हम देख रहे हैं सिंध में, जब अवामी नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पे तो लोग उनका क्या हाशर करते हैं या उनके पीछे कैसे पड़ते हैं, और लोगों का गम गुस्सा नाजायज़ नहीं है। अच्छा, कुछ अरसे से हम बात कर रहे हैं, हम बड़ा इम्प्लोर कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं यंग डॉक्टर्स को खास तौर पे, और हम ये कल के मनाजर हैं हुमा, ये देखिए ज़रा। जी जी बिल्कुल, ये जब लोगों को बता रहे थे कि उनके गुनाहों की वजह से सैलाब आता है और अपनी करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के, वैसे मैं बताऊं एक बात, मुझे आज तक नहीं ये समझ आई कि ये जिन इलाकों के नुमाइंदे हैं, जितनी गुर्बत है, इनको शर्म नहीं आती इन गाड़ियों में बैठते हुए भी। मतलब 5-5, 6-6 करोड़ की LX 570 और दीगर गाड़ियां इन लोगों की होती हैं, और इनके इर्द गिर्द जिन इलाकों को ये अच्छा, ये तो इनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये 6-6 गाड़ियां लेके पहुंचते हैं, वहाँ प्रोटोकॉल अलग होता है, सरकारी गाड़ियां अलग होती हैं, और फिर आगे जिन लोगों को आप तसल्ली देने आए हैं उन्हीं को रद्द कर रहे होते हैं कि जरा पीछे हटो, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली या गाड़ियों ने भी आना होता है। तो शर्म तो खैर, कुछ शर्म का क्या कहा जा सकता है, किसी को आती है, किसी को नहीं आती। आवाम के गैज़ो गज़ब से डरें, लिटरली डरें। और ये मतलब अभी तक वो विजुअल जो है ना, जिसमें एक MNA साहब वो तख्त पे नशीन है और वो मिनरल वाटर से अपने पैर धोए जा रहे हैं, चूँकि वो सैलाब से होके आए होंगे, कीचड़ लग गई होगी पैरों पे, तो मिनरल वाटर से पैर धो रहे हैं, जहाँ बच्चे पखाने वाला पानी पी रहे हैं इन इलाकों में। शर्म नहीं आती इन लोगों को। बहुत कुछ हम कह सकते हैं, और डर भी लगता है कुछ बहुत ज़्यादा ही ना निकल जाए मुंह से, लेकिन समझ तो सारे गए होंगे। वी हैव टू मूव ऑन। और यंग डॉक्टर्स की हम बात कर रहे थे, बहुत अरसे से हम जिक्र भी करते हैं कि उनको तो पहुंच जाना चाहिए, यंग हैं, दे हैव एक्सपर्टीज़, दे हैव स्किल, पहुँचे जहाँ आप लोगों की ज़रूरत है। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शम्स वज़ीर हमारे साथ हैं, उनसे बिल्कुल यही सवाल करेंगे। डॉक्टर शम्स, सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक और छत के साथ ऑब्वियसली इस वक्त सबसे अहम मसला जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का है। हमने बड़ा ही जिक्र किया है कि वाटरबोर्न बीमारियां मतलब इस तरह लगना स्टार्ट हो गई हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को। तो आप लोग इस सिलसिले में क्या मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, सैलाब में लोगों के मकानात भी गिरे हैं, लोगों का माली नुकसान भी हुआ है, कहीं पे जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हर जगह पे कोशिश की है कि मेडिकल रिलीफ पहुंचाए। हमने अपने जो सैलाब के बाद 5-6 दिन है, हमने तकरीबन पूरे KPK में 70 कैंप्स लगाए हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा मरीज़ों का मायना किया गया है और उनको फ्री अद्वियात पहुंचाई गई हैं। और जहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी वहाँ पे एम्बुलेंस फराहम की गई है, और जिन लोगों को ज़रूरत थी कि उनको पहुँचाया जाए बड़े अस्पतालों में, उनको वहाँ पहुँचाया गया है। हमारे 300 से डॉक्टर साहिबान ये फरीज़ा सरंजाम दे रहे हैं ये 5-6 दिन से, और आज भी हमारे तकरीबन 10-12 कैंप्स फील्ड में हैं। एक और बात बताइएगा प्लीज़ हमें डॉक्टर शम्स के, ख़ास तौर पर हमने देखा है कि दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पे ख़वातीन की सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और सैलाब में भी यही तशवीश है, कितनी ख़वातीन तो हामला हैं। तो क्या इस बात का ख़दशा है कि
जनरली तो लोगों की सेहत मुतासर हो रही है, बट औरतों की सेहत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और फिर हुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ख़वातीन के लिए मुश्किलात पहले से मौजूद है, हमने फील्ड में देखा है, मैं ख़ुद भी गया हूँ कैंपों में, तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे थे वो ख़वातीन थी, और ख़वातीन को वो तवज्जो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ख़वातीन का ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम फील्ड में इलाज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी खातून की प्रेगनेंसी और उनको डिलीवरी की ज़रूरत है तो उनको अस्पताल पहुंचाना, वहाँ पे ही उनकी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि सैलाब आया हुआ है तो बहुत सी जगह पे रोड्स बंद है या रोड पे पानी आया हुआ है, तो ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में पहुंचाना भी मुश्किल है। इसलिए ख़वातीन के जो मुश्किलात है और भी बढ़ गई है। इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है, लेट्रीन है, पब्लिक लेट्रीन है, वहाँ ये भी बहुत मसला है। जहाँ पे इन मुतासिरीन को रखा गया है वो या तो स्कूल है या कोई इस तरह ग्राउंड है जहाँ पे बहुत कम ही लेट्रीन है, और इन लेट्रीनों पर भी ख़वातीन के लिए बहुत ही कम लेट्रीन रखे गए हैं। तो जो पर्सनल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा उनके मसाइल बढ़ गए हैं और इनसे और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यकीनन कोई भी डिज़ास्टर होता है तो ख़वातीन पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बैकफुट पे उनको किया होता है कि उनको ऐसे डिज़ास्टर्स में आगे आके अपनी मदद के लिए खुद आवाज़ उठाना भी मुश्किल है, और आगे ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर शम्स के ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपनी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं और जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, विच इज़ कमेंडेबल, क्योंकि आपने बताया 70,000 कैंप्स जो है वो आप ऑलरेडी लगवा चुके हैं। अब ये मदद और ताउन कई महीने तक जारी रखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आफत जो है, इसके असरात जो है ये तो हमें नज़र आते रहेंगे कुछ अरसे तक। तो इसके लिए आपने कोई प्लान किया है, और ख़ास तौर पर आपको क्या मदद चाहिए होगी वहाँ की आवाम से, हुकूमत से, ये सब कुछ सोचा है, कुछ प्लान है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने जो पहले से प्लान बनाया हुआ था कि हमारा जो रिलीफ होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। एक जो इमरजेंसी बेसिस पे होगा और एक लॉन्ग टर्म का होगा। तो इमरजेंसी बेसिस पे हमने जो पहले 10-15 दिन की प्लानिंग की है वो यही है कि जहाँ पे लोगों को इमरजेंसी मेडिसन और मेडिकल रिलीफ की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा जाए, उनको फ़र्स्ट एड दी जाए, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसके बाद जो हमारी लॉन्ग टर्म की है उसके लिए हमने प्लानिंग यही की है कि हम और NGOs के साथ मिल के, हुकूमत के साथ मिल के, हम इस जो हमारा काम है, जो मेडिकल रिलीफ है, इसको हम आगे बढ़ाए। यंग डॉक्टर एसोसिएशन कंस्टिट्यूएंट वेलफेयर विंग है, वो हर जगह पे अपने डॉक्टरों को मुहैया कर रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनको डॉक्टरों की ज़रूरत है हम डॉक्टर मुहैया करते हैं, लेकिन हमें मेडिसिन की ज़रूरत है और इसके साथ साथ हमें लॉजिस्टिक की ज़रूरत है। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारी मदद करे, हमें एम्बुलेंस मुहैया करे, हमें मेडिसिन मुहैया करे, और सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी होती है तो जाहिर सी बात है उनके लिए सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। और ऐसे इलाके जिस तरह चित्राल है या कलाम है स्वात में, या कोई स्थान है जहाँ पे रोड से नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, एयर ट्रेवल की ज़रूरत है। हमारी एक टीम गई भी है कलाम उत्तरोड साइड पे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेलीकॉप्टर फराहम किए है और हमारे 20 डॉक्टर वहाँ पे 5 दिन रह के उन लोग वहाँ पे लोगों की मेडिकल रिलीफ का काम उनको पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्स वज़ीर हमसे बात करने का, एंड ऑल्सो फॉर शेयरिंग योर प्लान। डेफिनेटली और भी सूबों में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस जो हैं वो इसी तरह मुतहरिक होंगी और काम कर रही होंगी। दिस इज़ आवर होप, क्योंकि ये वही बात है। खैबर पख्तूनख्वा का तो हमने जाना, सर्टनली दीगर सूबों में आपको बताएं, बलूचिस्तान तो तबाह हुआ ही है और बड़े अरसे से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ कितने बड़े पैमाने पे तबाही आई है, लेकिन सिंध में अभी तक तबाही का सिलसिला जारी है। शहर के शहर, गांव के गांव अभी भी सैलाब की ज़िद में। इट्स न्यू तबाही एवरी डे। सो हर रोज़ जो है मुख्तलिफ गाँव को ये पानी अपनी लपेट में ले रहा है, ये पानी आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी तबाह करता चला जा रहा है। मटियारी से अब्दुल रज़ाक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, बारिशें जो हैं 10 रोज से थम गई हैं, लेकिन सूरत हाल अब तक बेहतर ना हो सकी है। जिला मटियारी के 4 ऐसी यूनियन काउंसिल हैं जिनका ज़मीनी रब्ता आज भी मुनक़ता है और सैकड़ों लोग जो हैं अपने घरों में फंसे हुए हैं। 200 से ज़ायद जो देहात ज़ेर आब आ गए थे, उनके चारों तरफ पानी है। इस वक्त ये गाँव है मल्लू खास के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं खवातीन और कुछ अफराद छतों पर बैठे हुए हैं, दीवारों के ऊपर चढ़ी हुई हैं खवातीन, और ये इमदाद के लिए जिले इंतजामिया से अपील करें कि उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला जाए। कुछ खवातीन आप देख सकते हैं कि इस बड़े पानी से गुजर कर महफूज गाहों पर मुंतकिल हो रही है। जिले इंतजामिया ताहाल इन लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही है। 2 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए, जिसमें से 20 से 25 हजार अफराद जो है जो इस वक्त झूंपड़ियों में पहुंच गए थे अपनी मदद। अब उनकी सूरत हाल अब इंतहाई खराब हो गई है। उनके जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए हैं, गेस्ट्रों की वबा फैल चुकी है, अद्वियात के लिए परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। खुले आसमान तले झूंपड़ियों में बैठे हुए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत सिंध समेत जिले इंतजामिया को अपील करते हैं कि फौरी तौर पर खुदारा उनकी मदद की जाए। हम जहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उनके जो बच्चे हम देखते हैं तो हमसे देखा नहीं जाता। उनके बच्चे जो हैं मिट्टी में बगैर कपड़ों के यहाँ पड़े हुए हैं। मच्छर जो हैं वो ज्यादा बच्चों को काटते हैं। मवेशी लोगों के फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो बारिश मुतासिरीन की जो जिंदगी है वो शदीद मुश्किल से दो चार है और लोग इंतहाई परेशान हैं। जी क्या सूरत हाल है, मतलब लिटरली जो इंसानों की हालत है वो तो है ही, लेकिन आप यकीन मानिए हर दर्दे दिल रखने वाले आदमी को ये जानवरों का हाल जो हो रहा है उसको देख के भी बहुत दिल दुखता है। मतलब कई कई घंटों, कई कई दिन एट टाइम्स जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, जो वैसे ही बड़े मतलब ये बहुत वो नहीं होते तो बड़े नाजुक होते हैं। देखी थी उसमें सारे पानी में डूबे हुए और ये मजें चल रही थी और फिर वो गिरती चली जा रही थी। मतलब देयर वाज नो वे कि वो भी रोका जा सके। मतलब इंसानों के लिए भी दुख है, जानवरों के लिए भी दुख है, बहुत ही बुरा हाल है। एक यंग डॉक्टर से पहले बात कर रहे थे और वॉशरूम और बाथरूम वगैरह की भी बात हो रही थी कि किधर जाएं। देखिए पहले ही गाँव में एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है देहातों में ख़ास तौर पे, और उसके बाद तो खेत खलियान तो होते ही हैं, लेकिन चूँकि अब तो कोई कवर रहा ही नहीं है, सब कुछ पानी पानी हो चुका है, तो देयर इज़ एन आइडिया कंटेनर्स में भी बैतुल खला बनाए जा सकते हैं। अगर आपने देखा हो बाहर के मुल्कों में भी हमने देखा है, बिल्कुल मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है, वो बॉक्सेस टाइप पोर्टेबल, कहीं भी आप उसको ले जाएं वो आप एक वो बना सकते हैं। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, हुकूमत को भी देखना चाहिए क्योंकि अवामी इज्तिमात में होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं, हर जगह होते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब इसकी ज़रूरत भी है, तो लिहाजा ये ज़रूर बनाएं। कोई ड्राई पैच, कोई ड्राई एरिया हो, वहाँ आप ऐसी चीज़ें खड़ी कर सकते हैं। खवातीन के लिए ख़ास तौर पे अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा, कोई प्राइवेसी मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज तो हर जगह पानी है। एटलीस्ट अगर बहुत नहीं कर सकते तो एक इस तरह की बस या पोर्टेबल टॉयलेट से जाके खवातीन औरतों के लिए तो मुख्तस कर सकते हैं, औरतों के लिए तो बनाई दे, औरतों के लिए तो मुख्तस किया जा सकता है। और वहाँ पे साथ में ये भी मतलब लोकल लोग खुद ही संभाल लेंगे उसकी सफाई और उसका सब कुछ का इंतजाम। जब पता चलेगा कि हमारे लिए कोई चीज़ तो है, कोई कवर तो है, कोई छुपने की जगह तो है, ऑब्वियसली एक प्राइवेसी आपको चाहिए बाथरूम भी जाने के लिए, तो वो खुद ही फिर उसको टेक केयर भी कर लेंगे। उसको देखते देखते कुछ और अपने लिए कुछ कोई और चीज़ बना लेंगे, लेकिन एटलीस्ट गिव देम समथिंग। ये सोच के ना, मतलब इतने एवेन्यूज़ पे ये डिज़ास्टर लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है कि ये बिकॉज यू हैव टू लिटरली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि क्या किया जाए। हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है मुल्तान से, जहाँ कैंट के इलाके में जंग जियो के ऑफिस में आग लगने की इत्तलात सामने आ रही हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है जिसने पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया है। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त भी फायर फाइटिंग जो है वो जारी है। ये 4th फ्लोर के ऊपर ये जंग जियो का ऑफिस था पूरे फ्लोर पे। तो तकरीबन 8 बजे जो है ये आग यहाँ पे लगी थी और उस वक्त लकीली अभी जो रात की शिफ्ट वाला हमारा सारा स्टाफ था जंग का और जियो का वो जा चुका था और डे की शिफ्ट वाला अभी पहुंचा ही था। तो ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स और एक स्वीपर थे, तो वो लोग फौरी तौर पे नीचे आ गए। तो धुआं इस कदर ज्यादा इस बिल्डिंग के अंदर भर चुका था, जब फायर ब्रिगेड वाले भी आए तो उनको भी जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। फिर ये जो हमारा ऑफिस का 4th फ्लोर है, इसके तमाम अतराफ में जो शीशे लगे हुए थे वो शीशे जो थे वो तोड़े हैं और अभी भी जो है वो फायर फाइटिंग, वो जो फ्लेम वाली आग है
उस पर तो काबू पाया, वो तो अभी नजर नहीं आ रही बाहर से, लेकिन धुआं इस कदर ज्यादा है और अंदर आग जो है वो बहुत ज्यादा सुलग रही है। जो रेस्क्यू काम यहाँ पे 4 से 5 गाड़ियां जो है वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की पहुंची हैं, वो उसको आग बुझाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो रेस्क्यू काम था उनका ये कहना था कि इस पूरे प्लाजे की, ये 5 मंजिला प्लाजा है, इसकी कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखी गई। और इसके अलावा इस प्लाजे की बेसमेंट में एक होटल है और अब उस होटल के जो किचन है उसके अंदर एलपीजी के बड़े बड़े सिलेंडर्स पड़े हुए हैं जो लोग वो इस्तेमाल करते हैं। उन सिलेंडर्स को भी जो है वो इस वक्त निकाला जा रहा है। ये जो पूरा ऑफिस है और इसके गिर्द जो बिल्डिंग है इसको जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने का। अपना ख्याल रखें और अच्छी बात यह है कि सारे जो हैं उस फ्लोर से भी निकाल दिए गए हैं और यकीनन उस बिल्डिंग से को भी अब तक खाली कर लिया होगा और सिलेंडर्स निकाल रहे हैं। That's the big thing. अच्छा जी, इस बारे में हम आप अपडेटेड तो सर्टनली रखेंगे ये आपको, लेकिन अभी ज़रा कुछ दीगर बातें करते हैं आपसे के साथ। इमरान खान हुकूमत में रहते हुए आपको पता है बार बार कहते थे हुकूमत से बाहर निकले तो ख़तरनाक हो जाएंगे। अब वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा हूँ। तो सब ने देखा कि वो हुकूमत से निकले और अब 5 माह होने को आए हैं सारे मामले को, लेकिन सिर्फ जलसों, एक लॉन्ग मार्च और बयानबाजी तो आपको पता ही है हुकूमत में आने से पहले भी करते थे, हुकूमत में रह के भी करते थे और हुकूमत में ना रह के भी अब कर रहे हैं। सब इंतज़ार में थे कि कब इमरान खान ख़तरनाक होंगे, लेकिन कल अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने ये दावा किया कि वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। सुने, मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। साहब ये फरमाए कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से हीरो का हार लिया उसने हीरो का हार। हाथ निकाले हाथ निकाले। अच्छा क्या महंगी चीज की बात। अच्छा, जिसको खुद बताना पड़े चीख चीख के कि मैं काफ़ी ख़तरनाक होने वाला हूँ या हो गया हूँ, तो वो कितना ख़तरनाक होगा। अच्छा, एनीवे मूविंग ऑन। फिर कल रात सरगोदा जलसे में वो एक बार फिर सबको पैगाम देते नज़र आए कि 4 माह से सब्र कर रहे हैं और अगर दीवार से लगाने की कोशिश की तो सबके चेहरे सामने ले आएंगे। मतलब ले आए, नहीं लाएंगे, का इंतजार है। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। सारे केसेस किए जा रहे हैं एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा के और इन चोरों को इलेक्शन जिताया जाए। ये सारी ऑपोजिशन, ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं चोर, मैं आज इनको पैगाम दे रहा हूं कि वो टाइम आ गया कि जो मर्जी हर बार आप इस्तेमाल कर ले। अब ये मैच नहीं जीत सकते आप। जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा। मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में ला के, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। अच्छा, आप भी अभी कह रही थी ना कि वो कह तो रहे मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, नाम ले लूंगा, लेकिन मेरी ये राय थी कि वो कभी नहीं लेंगे। शायद नाम हो सकता है ले भी लें, मतलब गलत भी साबित हो सकती है ये राय। लेकिन जैसा आपने ये राय दी, इसी तरह किसी और की भी ये राय है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाह खानज़ादा के साथ में कहा कि इमरान खान नाम लेने की धमकियाँ दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अब नाम ले दें, अब हो जाए ख़तरनाक। मतलब और क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्यों, कैसे ख़तरनाक होंगे? और मैं ख्याल बता ही दें तो बेहतर है, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कौम चाहती है कि हक़ाइक़ पता चलें। जब सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला करना शुरू कर दें फिर मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो ये जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है। आप कोशिश करके देख लें। और जो कुछ शौकत तरीन साहब ने इनके अहकामात पर किया और जो कुछ झगड़ा साहब ने और मोहसिन लगारी साहब पर जो दबाव डाला गया, ये मामूली बातें नहीं हैं। इसका किसी दिन जवाब इनको देना पड़ेगा। दीवार से कौन लगा रहा है ये अवाम को बता देना। दीवार से तो अवाम लगाएंगे जो अवाम से झूठ बोलते रहे, जो मईशत को तबाह किया है। अच्छा, ये भी हुआ और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल इमरान खान के खिलाफ भरपूर महाज खोल दिया कि इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान
दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल, ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कोई कुछ कहे, मैं किसी के बारे में इस तरह का मैं जहन बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने देख लिया, इसके सर से पाँव से लेकर देख लिया कि जो शख्स खत लिखवा दे कि भाई IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ये दिवालिया हो जाए, ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे श्रीलंका बन जाए, तो ये मुल्क दुश्मनी तो और क्या है। अच्छा जी, तो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खासे गुस्से में नज़र आ रहे थे और आपको पता ही है दूसरी तरफ इनके जो पार्टी के अंदरूनी मामलात है, खैर वो चल ही रहा है। आपको फवाद चौधरी और हामिद खान साहब, जो अदालत में हामिद खान साहब ने कहा था कि भाई मतलब उनसे तो किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। खुद वाउच नहीं कर रहे अपने ही एक पार्टी मेंबर के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, पहले तो हमें ये समझा दें कि खान साहब जब भी आते हैं स्क्रीन पे या जलसों में तो वो कहते हैं कि जी मैं मज़ीद ख़तरनाक होने वाला हूँ या हो गया हूँ, अब मुझे देखना, मतलब वो क्या थ्रेटन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें समझा दें। और फिर कहते हैं अगर मैंने नाम ले लिया, नाम लेने का भी एक थ्रेट है, ये थ्रेट किसको जा रहा है और नाम ले क्यों नहीं लेते? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, इमरान खान बहुत वाज़े तौर पे ये बात कह रहे हैं और जाहिर है उनका इशारा हुकूमत की तरफ नहीं है। वो जिनको पैगाम दे रहे हैं वो वज़ीर आज़म नहीं हैं या मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी नहीं हैं, वो उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं जिनका नाम लेते हुए वो हिचकिचा रहे हैं। और ज़ाहिर है अगर उन्होंने नवाज़ शरीफ का नाम लेना होता तो नवाज़ शरीफ का नाम तो वो रोज़ लेते हैं, उन्हें आसिफ जरदारी का नाम लेना होता तो आसिफ जरदारी का नाम भी रोज़ लेते हैं। वो जिनका नाम नहीं लेते, ये दरअसल पैगाम वो उनको दे रहे हैं कि मैं आपका नाम बता सकता हूँ। उन्होंने एक और अहम बात की है और वो ये बात की है कि उन्होंने कोई अपनी जो है वो ऑडियो कहीं महफूज रखी हुई है जिसमें उन्होंने उन 4 लोगों के नाम, उनके बकौल उन 4 लोगों के नाम वहाँ बताए हैं जिनको वो समझते हैं कि इस पूरे बहरान के जो अदम एतमाद की तहरीक आई या उससे पहले जो सूरत हाल बनी उसके वो ज़िम्मेदार हैं। यानी उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के वो 4 अफराद ज़िम्मेदार हैं जिनका नाम उन्होंने कहीं महफूज ऑडियो में रखा हुआ है। ये एक टैक्टिस भी होती है, ज़ाहिर है पॉलिटिशियन की एक टैक्टिस होती है। उन्होंने सबसे अहम बात देखें, 2 चीज़ें उनकी बहुत अहम हैं। एक ये कि जब से वो माजूल हुए हैं वज़ीर आज़म की हैसियत से, उस वक्त से वो सड़कों पर नज़र आते हैं। उस वक्त वो वाज़े तौर पे उन्होंने लोगों को अपने साथ, अपने फॉलोअर्स को अपने साथ मिलाया हुआ है। वो रोज़ हर दूसरे दिन तकारीर में ये सारी बातें करते हैं। वो आज भी, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब में है, वो ये बातें कर रहे हैं। वो आज गुजरात में खिताब करेंगे, कल उन्होंने गुजरावाला में किया। तो वो एक सिलसिला जारी रखें और याद रखें कि इस माह के आखिर में 9 नशिस्तों पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ ज़िमनी इलेक्शन सरगोदा में। अच्छा मज़हर साहब, सर्टनली सैलाब भी है, ये भी कहा गया कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। कल का भी हमने देखा मजमा, इट वॉज बिग सर्टनली उनकी सपोर्ट। बिल्कुल, तो हम आपसे ये कहते हैं कि जब पूछना चाह रहे हैं कि जब शाहिद खाकान का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो कहते हैं जी अवाम इन्हें दीवार से लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, मगर इमरान खान का जो भी बयानिया था वो सच्चा झूठा, उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले दिन अवाम ने उसे रिस्पॉन्ड किया, अब भी कल का शो भी आप देखें तो अवाम अपेरेंटली उसी तरह उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। उनके नैरेटिव पे या उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई डेंट नहीं पड़ा मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी। जी, वो यही बात है। और जो उनके फॉलोअर हैं वो उनकी बात पर एतबार करते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं। दूसरा ये कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। यानी इतनी 11 जमातों का इत्तेहाद है, उनकी तरफ से कोई एक काउंटर नैरेटिव नहीं सामने आ रहा। तो इमरान खान की सक्सेस इस वक्त ये है पिछले 5 महीने में कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को डिसएंगेज नहीं किया। वो उसको साथ रख रहे हैं, उनको नई नई बातें बता रहे हैं, उनको ये सस्पेंस में रख रहे हैं। देखिए 18 अक्टूबर को जब 2007 को जब कराची में बम धमाका हुआ था तो बेनज़ीर ने एक ख़त लिखा था और उस ख़त में उन्होंने उन सारे अफराद के नाम जिन पे उनका शक था कि ये लोग, अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, तो उन्होंने कहीं ढकी छुपी बात नहीं रखी। उन्होंने बता दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल हमीद गुल मरूम,
उन्होंने परवेज इलाही, एजाज शाह, इन सब के नाम बताए, वो सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ये लोग मेरे कत्ल के जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कत्ल किया गया। और फिर हमने देखा कि 2 माह बाद 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद हो गई। लेकिन वो सारे अफराद जिनके उन्होंने नाम बताए थे, उनमें से किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया गया। अब बदकिस्मती से वो 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, तो वो सारे लोग जो है एक तरीके से बरी हो गए या बरी ज़िम्मा हो गए उन तमाम इल्ज़ामात से। लेकिन उन्होंने नाम बता दिए थे। इमरान खान साहब को भी चाहिए, और ऐन मुमकिन है कि जब वो इस्लामाबाद की कॉल दें, ऐन मुमकिन है कि अगर उनको उनके हक में कोई फैसला नहीं आता या उनको सजा हो जाती है या वो नाअहल हो जाते हैं, तो इस चीज़ का कभी इम्कान है, और यही पैगाम वो दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसको वो कह रहे हैं दीवार से लगाना, मतलब अगर उन्हें नाअहल किया गया, अगर उन्हें सजा दी गई, तो वो नाम बताएंगे उन लोगों के जो उनके बकौल इस पूरी साजिश के जिम्मेदार हैं। और साथ में वो अपने लोगों को ये पैगाम भी दे रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है कि इन लोगों को फिर नहीं छोड़ना। तो ये जो सूरत हाल है, ये पैगाम हुकूमत वक्त के लिए नहीं है, ये पैगाम वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, ये पैगाम हुकूमती इत्तेहादियों के लिए नहीं है, ये पैगाम उनके लिए है जिनको वो बारहा ये कह रहे हैं कि आप अपने लेकिन एब्सोल्यूट पावर का जो कॉन्सेप्ट है मजहर साहब, जब भी कोई इस तरह से एंजॉय करता है तो अल्टीमेटली उसी के लिए खतरा नहीं बन जाता। जिस तरह आपने कहा कि वो लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी पे वो खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आजकल। फिर फवाद चौधरी भी कहते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा वो खुद कहाँ जाएगा या वो खुद कैसे रहेगा। जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी पॉपुलैरिटी का इंसान में, तो वो अल्टीमेटली उसे खुद नहीं ले बैठती बात। देखिए, ये बहुत खतरनाक रुझान होता है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात ये भी की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उतने मकबूल नहीं थे जब उनको फांसी दी गई। हालांकि ये नुक्ता उनका गलत है, वो खुद इस पर गौर करें कि उस वक्त का जो ज़माना था वो सख्त तरीन, पाकिस्तान में अगर 3-4 मार्शल लॉ लगे हैं, जो सख्त तरीन पीरियड था इवन जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ का, वो 77 से 1980 तक था, और उसमें हज़ारों लोग गिरफ्तार थे, हज़ारों को कोड़े लग चुके थे, कई लोग फांसी चढ़ चुके थे। ये वो पीरियड था जिसको वो कह रहे हैं कि भुट्टो गैर मकबूल था। लेकिन भुट्टो की फांसी के बाद हुआ क्या? भुट्टो की फांसी के बाद एक इंतहा पसंद तंजीम वजूद में आई अल-जुल्फ़िकार के नाम से। उन्होंने टारगेट किसको किया? उन्होंने टारगेट उन लोगों को किया जो उनके बकौल भुट्टो की फांसी के जिम्मेदार थे। उनमें से कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग नहीं मारे गए, खुद अल-जुल्फ़िकार के नाम पे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग मारे गए। तो ये सारी सूरत हाल बहुत खतरनाक है, ये रुझान। अच्छा मजहर साहब, वेरी ब्रीफली ये भी बता दें कि अब जो इनको खातून मैजिस्ट्रेट कंटेम्प्ट केस जो चल रहा है, उसमें इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अब एक और मौका मिल गया है, तो अब ये क्या अपोलोजाइज करें, सॉरी कहें, मतलब इनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि ये उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहे। देखिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो जो 5 रुकनी बेंच के जो कुछ जजेस के रिमार्क्स सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस असर मिनल्ला साहब के भी रिमार्क्स शामिल हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें, उसमें इफ़ और बट ना हो, उसमें अगर और मगर ना हो, और सीधा सीधा वो अपॉलोजाइज करें। शायद उनके जो लॉयर भी उनको ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की टीम के एक लॉयर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हफ्ते तई तो लॉयर मशवरा देते हैं, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान साहब का है, आखिरी फैसला उनके क्लाइंट का ही है। अगर वो ये समझता है कि नहीं मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से उनके कुछ लॉयर्स उनको आगाह कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में, क्योंकि लार्जर बेंच है, ये कोई 2 रुकनी बेंच नहीं है, ये 5 रुकनी बेंच है, ये सज़ा दे सकता है। ये इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट का, जो यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए, अदालती मामलात में इन चीज़ों पर बड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचरिज्म जो है ये आपको नुकसान इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मजहर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।
अभी हमारे पास एक और कानूनी मामलात की चूँकि बात हो ही रही है, सुप्रीम कोर्ट में जनाब इमरान खान के इदारों के खिलाफ तकरीर, कौन सी वाली तकरीर वैसे बहुत सारी, इमरान खान, फवाद चौधरी, श्री मज़ारी के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर समात के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। ऑब्वियसली इसमें जस्टिस एजाजुल अहसन हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं। उनके अलावा 2 रुकनी बेंच है जो 8 सितंबर को समात करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार कौंसल कौसैन फैसल को नोटिस जारी कर दिया है। ये ताज़ा तरीन है एक और केस। अच्छा, एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को दोबारा समात जो है वो होगी। अब वी वर ऑल्सो थिंकिंग बाय द वे कि खान साहब की तवस्सुत से पहले ही हमारे इतने केसेस बैकलॉग में हमारे जुडिशल सिस्टम पे इतना बोझ है कि अब खान साहब ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन वैसे उसमें की है, हुकूमत ने कंट्रीब्यूशन की है या खान साहब ने कंट्रीब्यूशन की, ये भी फैसला है ना। मतलब खैर हाँ। मतलब ये बयानात तो नहीं के हैं ना जिन पे केसेस बन रहे हैं। जल्दी से हमने क्रिकेट के बारे में आपको अपडेट देनी है। एशिया कप T20 का आखिरी ग्रुप मैच आज पाकिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान खेला जाएगा। जरा डू एंड डाई है। एवरी टाइम हांगकॉन्ग से ना मैं हो जाती हूँ क्रिकेट एंड हांगकॉन्ग कमजोर साइड है निस्बतन सर्टनली। वी शुड नॉट से दैट। इससे ये ऐसी बातें अब्दुल्ला ना किया। लेकिन आज का मैच ना हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमारे लिए नॉकआउट मैच है। दोनों टीमों से जो भी दोनों टीमों में से, और आपको पता है T20 में कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेट ही ऐसा है, जो क्लिक कर गया वो बेशक हांगकॉन्ग जो भी हारेगा वो वापस घर जाएगा। हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास प्लेइंग 11 में तजर्बाकारी का सर्टनली मार्जिन है और जीतने की सूरत में पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल 4 में जगह बनाएगा बल्कि इतवार को लाइक Pakistan versus India. Another, yes. Oh my God, how did that and I'm really hopeful for that, to be honest. I'm really hopeful for that. और certainly, लेकिन उस सबसे पहले आज की कामयाबी अहम है। साबिक सेलेक्टर साबिक कप्तान लेजेंडरी इंज़माम उल हक हमारे साथ पहुंच। अच्छा, इनसे तो मैंने पहले हांगकॉन्ग वाली बात हम पूछ ही लें क्योंकि बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, बहुत बुरी बात है। प्लीज़ आप तो हमें इसी बार ये बता दें कि आज पाकिस्तान का सामना हो रहा है जी हांगकॉन्ग से। अब हांगकॉन्ग एक निस्बतन अब्दुल्ला तो कहते हैं कमज़ोर टीम है, तो आसान टीम समझी जा रही है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने ठीक ठाक मतलब बैटिंग भी की और जान डाल दी थी मैच के अंदर। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए मसला बन सकता है? देखिए, हांगकॉन्ग को किसी भी टीम, कोई भी टीम जिस टाइम इवेंट में आई होती है तो उसको आसान नहीं समझना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान ने कोई चेंजिंग करनी है अपनी, कोई किसी को ट्राई करना है कि अगर कोई फास्ट बॉलर को खिलाना है तो उसमें पाकिस्तान को नहीं घबराना चाहिए। अपनी चेंज करना और घबराना ये 2 मुख्तलिफ चीज़ हैं। आप अपने डिसीजन लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जितनी बड़ी टीम है उसको हांगकॉन्ग से बिल्कुल घबराती भी नहीं है और घबरा भी नहीं रही होगी, लेकिन जो आपका प्लान है आपको अपने उस प्लान पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा इंजिल भाई, पाकिस्तान के लिए सर्टनली बॉलिंग हमारी कुछ कर लेती है, टॉप ऑर्डर भी रन्स दे रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर और अब का नहीं है मसला, बड़ा पुराना है, ठुस है बिल्कुल। तो क्या हम तब्दीली करें? इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ को मज़ीद चांस मिलना चाहिए? देखिए, ये बड़े अरसे से जो जितना भी बैटिंग का बोझ है ये पहले 3 लड़कों ने ले रखा है कि जी बाबर ने, रिजवान ने और फ़खर ने। नीचे की जो हमारी बैटिंग है वो कोई इतनी ज़बरदस्त देखने में नहीं आई। तो इफ्तिखार पिछले मैच में ठीक है, उसने 27 रन किए, लेकिन वो अच्छा लग रहा था। तो मैं इस टीम में है ना हैदर को भी देखना चाहता हूँ क्योंकि जी हैदर भी होना चाहिए। थोड़े से बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए क्योंकि जो अगर ज़रूरत पड़े वो थोड़ा सा विकेट पे स्टे भी कर सके और हिटिंग की ज़रूरत पड़े तो हिट भी मार सके। सिर्फ ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए क्योंकि जो सिर्फ हिट मार सके, या फिर उनका नंबर है ना 15 ओवर के बाद आना चाहिए। तो उससे पहले होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट समझती है कि जी अगर हैदर टीम में हो तो मेरे ख्याल में उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में हैदर को खेलना चाहिए जी। अच्छा, एक और बहस जो चल रही है एशिया कप के हवाले से वो है जी दुबई और शारजा की पिचेस से मुतालिक है। कुछ लोग समझते हैं कि ये पिचेस जो हैं T20 इंटरनेशनल्स के मयार के मुताबिक नहीं है, तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें, अभी तक जो सारा T20 का जितना भी मज़ा है, आप जितने भी इंटरनेशनल मैचेस देखें या लीग्स के मैचेस देखें, पहले 6 ओवरों में ना बड़ी एक्साइटमेंट देखने में आती है क्योंकि जी छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। तो अभी तक इस एशिया कप में ना कोई 6 ओवरों का नज़र नहीं आ रहा। बॉलर बिल्कुल
डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं पहले 6 ओवर्स में। तो पिचेस है, और अभी ये जो लास्ट मैच हुआ था, ये जो शारजा में स्पेशली मैचेस हो रहे हैं, उस मैच पे तो बॉल आई नहीं रही, बहुत ज़्यादा नीचे रह रही है। तो T20 की मैं ये समझता हूँ कि जो पिचेस है ना, वो ट्रू होनी चाहिए बैटिंग के लिए, ताकि छक्के चौके लगें, ताकि लोगों को मज़ा आए। तो या ये कि स्पोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए ताकि दोनों को आसानी हो खेलने में। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। बहुत शुक्रिया आपका एनजी भाई। ये मैच तो आज खेला जाएगा। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज वेल एंड देन टू संडे एज वेल इंशाल्लाह, ये जीतने के बाद। हाँ, लेकिन कल भी बड़ा एक्साइटिंग, मतलब कल भी क्या आखिरी गेंद तक और फिर नो बॉल्स, और वो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कल का मैच भी बड़ा अच्छा हुआ और फिर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने नागन बन के सेलिब्रेट भी किया। वो स्टाइल था। और श्रीलंका ने बांग्लादेश को, आपको बता दें, सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हराकर एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले के लिए कर लिया है क्वालिफाई। और पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने बनाए थे 183। बांग्लादेश बॉलर्स मैच के आखिरी ओवर्स में श्रीलंकन टेल एंडर्स को काबू ना कर सके और टेल एंडर्स ने लिटरली मैच का पासा पलट दिया। श्रीलंका हदफ 4 गेंदें पहले ही हासिल कर गया और 171 के स्कोर पर क्या था, क्रूना रत्ने, वो पूछ मुझसे रहे मुझे साथ छोड़ गए थे और फिर 10वें नंबर पर डेब्यू करने वाले, इनका नाम भी बहुत मुश्किल है, जब आए तो फिर क्या नाम है, फर्नांडो। ये तो फर्नांडो तो आसान है। हाँ, फर्नांडिस से फर्नांडो। हाँ, सो फर्नांडिस का पहला वाला आप खुद गेस कर लें। क्या? अच्छा जी, IMF की रिपोर्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल महंगाई आपको पता ही है, मतलब तारीखी महंगाई है माशाल्लाह। शहबाज हुकूमत ने महंगाई के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हम सर्टनली ये कहने से इज्तनाब नहीं करेंगे कि महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड माशाल्लाह टूटा है। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पे है और रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी है। 1975 के बाद पहली मरतबा महंगाई की सालाना शरह 27.3% पर पहुंची है। इदारा शुमारियात ने जो माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अगस्त में महंगाई 27.3% रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ एक माह में महंगाई की शरह में 2.4% का इजाफा हुआ। ज़रूरत की हर शय कीमतों को आग लग गई है। ये आदादो शुमार सैलाब के असरात से पहले के हैं बाय द वे, और अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में क्या हाल होने वाला है हमारा। ये अंदाज़ा लगाना वैसे मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज पीछे जो चला आ रहा है वही आगे मज़ीद मुश्किल होगा। IMF से रकम मिलने के बाद उम्मीद थी कि मईशत में कुछ इस्तेकाम आएगा, लेकिन डॉलर और तेल की कीमतें कम होने के बावजूद यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो आपको पता ही है कि बढ़ा दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल का भी कोई ख्याल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब भी तमाम खराबियों की जिम्मेदारी जो है, गेस करें, इमरान खान पर डाल रहे हैं। सुने, आने वालों ने हमारे लिए एक गड़ा खोद दिया था, ताकि जिसे कहते हैं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी दुनिया में आसमान से कीमतें बातें कर रही हूँ और उस पाकिस्तान की बदतरीन, करप्ट और नाअहल, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत ने अपने 3.5 पौने 4 सालों में तो इस मुल्क के अंदर एक धेले की भी रत्ती बराबर भी आम आदमी को उसकी जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की। इत्तेहादी हुकूमत को आया 5 माह होने को हैं। अवाम हुकूमत के ये उज़र सुन सुन कर अब बोर हो रहे हैं। आखिर कब तक ये हुकूमत, और इमरान खान साहब ने वैसे 3.5 साल 4 साल यही किया, अब ये 5 महीने में कर रहे हैं, तो हम इनको भी कहेंगे कि हुकूमत अपने फैसलों का मलबा पुरानों पर डालती रहेगी, यानी PTI पर। एक तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $92 फ़ी बैरल पर आ गई हैं। मुल्क में डॉलर की कीमत भी नीचे की तरफ जाने की उम्मीद थी, आवाम यही उम्मीद रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सादा सी बात यह कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका नतीजा मज़ीद महंगाई की सूरत में निकलता है। आधा मुल्क पहले ही लिटरली सैलाब की मुसीबत से 2-4 है, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का खदशा है, सर पर मंडला रहा है। इनफैक्ट नज़र आ रहा है सबको, हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हम वैसे टर्मिनोलॉजी करते थे ना यूज़ के, जी डूब गए हैं और ये वो, तो अब तो लिटरली डूबने वाली हालत है कि डूब चुके हैं। कम से कम इस मौके पर तो रिलीफ की कोई सूरत पैदा की जानी चाहिए थी। ज़राए बता रहे हैं कि ये सैलाब के नुकसानात को पूरा करने के लिए हुकूमत एक और IMF लोन लेने का इरादा भी रखती है। अब ये होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा, ये तो बात की बात है। हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसा कोई भी कर्ज लें तो आम आदमी की ज़िंदगी का थोड़ा सा ख्याल कर लें। हम अपनी बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं
कि अगर बाकी दुनिया में डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट जो है वो कम हो रहा है, तो हमारे यहाँ बढ़ा क्यों है, नंबर 1। और अब तो ऑब्वियसली सैलाब की ऐसी सिचुएशन आ गई है, क्या हम कोई उम्मीद रखें भी कि इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई नीचे जाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, पहली बात तो ये कि जो महंगाई है, महंगाई आप 2 से 3 महीने में नीचे नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। उसकी वजह ये कि आपके यहाँ फ्लड्स आए हैं और ये 1973-74 के बाद सबसे ज़्यादा डैमेजिंग फ्लड्स हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास जो है तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था फ्लड में, और उसके बाद 26, 27, 28% जो है वो आपने महंगाई देखी थी। और आज भी तकरीबन 10 बिलियन डॉलर तक का लॉस हो चुका है, और 10 बिलियन डॉलर ये अभी तक का है जब तक हम बात कर रहे हैं। अब जो नुकसान है मज़ीद आगे आएंगे भी। और उसके साथ साथ महंगाई की शरह में पहले से इजाफा हो रहा था, यानी कि जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं और उसके अलावा फूड की कीमतें हैं, इन सब में पहले से इजाफा हो रहा था। आपको पता है कोविड के बाद से महंगाई की शरह नीचे नहीं आई बल्कि बढ़ी है, कि डिमांड बढ़ती गई है और सप्लाई कम थी। अब जो है यहाँ से ऑनवर्ड जो है फूड की कीमतें, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और फूड की कीमतें पहले से ऊपर गई हैं। जैसे टमाटर की कीमत आप देख लें, प्याज की कीमत आप देख लें, बेसिक जो सब्जियाँ उनकी कीमतें देखें तो वो काफ़ी ऊपर गई हैं। तो ये अभी मजीद जो है 15 से 20 दिन या 1 महीना लगेगा जब तक आपको ये नुकसान पता चलेंगे। और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, कि क्या वो वीट टाइम पे इम्पोर्ट कर पाती है। पिक्चर तो अभी बाकी है, हम सबको होशियार रहना चाहिए। खुर्रम साहब, हमने कुछ और बातें भी करनी है आपसे। IMF ने सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है, लेकिन ये भी आपसे जानना है, IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गुज़श्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादे और अहदाफ हासिल नहीं किए गए, इन पर अमल नहीं किया गया। बेसिकली उन्होंने ये लिखा है, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ, बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम हुई, रुपए की कदर में नुमाया कमी आई, ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए, 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर भी अमल नहीं किया गया। तो पूछना आपसे ये है, एग्जैक्टली, सो पूछना आपसे ये कि इतना सब कुछ पूरा नहीं किया जाना, मतलब बरसरे इक़्तिदार लोगों को अंदाज़ा था या अंदाज़ा होता नहीं है कि इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आवाम को भुगतना पड़ेंगे? फिर जी देखें, बात वही है कि जब आप पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और इस चीज़ को इंटरेस्ट आप सामने नहीं रखते कि मुल्क या स्टेट को जो है नुकसान पहुंच सकता है, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह के इश्यूज होते हैं। क्योंकि देखें, वो अभी यही था कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो जाते जाते उसने सब्सिडी दी, और वो सब्सिडी ऑफकोर्स एक बवाल जान बन गई थी, क्योंकि वो उससे शायद गवर्नमेंट या स्टेट को इतना फायदा शायद नहीं हुआ, इतना आवाम को फायदा नहीं हुआ जितना स्टेट को नुकसान हुआ था। फिर ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट आई, इसे भी 2-3 महीने लग गए डिसीजन लेने में। तो प्रॉब्लम यही है कि हम टाइम पे डिसीजन या तो नहीं लेते, या लेते हैं तो वो गलत हो जाते, गलत लेते हैं और जानबूझ के लेते, ताकि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सेफ हो, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो शायद हम जो है ना वो स्टेक पे लगा देते हैं। तो ऑफकोर्स ये इसकी वजह से हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, 3-4 महीने 5 महीने बड़ा इशू रहा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी चैलेंजिंग सूरत हाल है। IMF जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और अभी भी एक आपने शुरू में बात की कि वो क्या हो सकता है जो कि IMF हमें मजीद जो है वो प्रोग्राम में हिस्सा बनाए और हमारा फ़ायदा हो। उसमें एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी होती है जिसमें होता ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और वो होती ही इस तरह के डिजास्टर्स सिचुएशन के लिए होती है। जैसे कोविड में आपको याद होगा, जब कोविड आया था तो पाकिस्तान को IMF ने जी $1 बिलियन एडिशनल पाकिस्तान को दिए थे। ऑल तो सब लोन्स ही होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिल रही होती है, लेकिन होता ये है कि जल्द मिल जाती है, और आपका जो एक शॉर्ट टर्म आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो एटलीस्ट एड्रेस हो जाती है। तो एक तो ये कि महंगाई में इजाफा होना है थोड़ा, और अच्छा, ये इसी पे IMF का पॉइंटर भी ले लेते हैं। IMF ने कहा है जनाब, रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है, महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं, ये IMF कह रहा है खुर्रम साहब। और IMF ने फिर ये भी पॉइंट आउट किया कि इत्तेहादी हुकूमत है, पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है, सो इट कैन बी डिफ़िकल्ट। सो IMF इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू द पॉलिटिकल सिचुएशन कि ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वो ऑब्वियसली जो है वो लोगों को परेशान करता है, लोग रोड्स पे आते हैं, और फिर ऑफ कोर्स एक अनसर्टेन सिचुएशन मजीद बनती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि PDM है और एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वीक जो है गवर्नमेंट है, और क्योंकि
आपके पास एक फ्रेश मैंडेट, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसका फ्रेश मैंडेट होता है, और वो भी 2/3 मेजोरिटी अगर आती है तो वो फिर इस काबिल होती है एटलीस्ट पाकिस्तान में कि वो बहुत अच्छे और उनको जो समझ में आता है वो डिसीजन ले सके। और बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट के अलावा मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहिए, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया गया। आप श्रीलंका की तरफ देख लें, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया और अब श्रीलंका में आया था तो ऑफकोर्स देखिए क्या हाल हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है हम क्राइसिस से बाहर हैं, हम डिफॉल्ट से बाहर हैं, लेकिन ये जो फ्लड्स हैं इसने ऑफकोर्स उस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरे प्लान को थोड़ा खराब किया, थोड़ा नहीं काफी हद तक किया है। 3-4 महीने में फिर कहूँगा बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट या जो भी कोalition गवर्नमेंट है ये संभाल सकती है और टाइम पे इम्पोर्ट कर सकती है फूड को, तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। और अच्छी बात यह है कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो कल अगर ऑयल प्राइसेस देखें और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है तो ऑयल प्राइसेस तकरीबन 2.5 से 3% नीचे आई है मजीद। ये एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। अगर ये हुई, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें नीचे आएंगी, उसकी वजह से आपके महंगाई में थोड़ी सी कमी आ सकती है और डॉलर स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बात तो ये है कि वो ट्रांसलेट हो और लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा हो तो बात बनती है। अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, डॉक्टर वकार मसूद हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम यही कर रहे हैं कि अगर देखा जाए कि अगस्त में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वही हम पूरी एक डिटेल दे रहे हैं। फिर आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए सितंबर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि गुजरेगा, तो क्या ऐसा कोई तासुर भी मिलता है कि हुकूमत महंगाई कम करना चाहती है या इसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चलेगा सिलसिला? हुकूमत का ये बड़ा मकसद है कि कीमतों में कमी आए। ये जो इस दफ़ा कीमतों में इजाफ़ा हुआ है ये मामूली सा है और अभी हुकूमत को एक वादा पूरा करना है IMF के साथ, और वो पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये तक लेके जाने का। तो उसमें पेट्रोल तकरीबन 37 रुपये हो गया है और डीज़ल में जो इस वक्त इजाफ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, उसको इस 3 रुपये 6 रुपये जितना भी इजाफ़ा हुआ है उसे कम से कम सतह पे लाने के लिए उसके PDL के अंदर पेट्रोलियम लेवी पे उसमें कुछ कमी की गई है। और देखें ये जो बैनुल-अक़वामी कीमतें हैं बज़ाहिर लगता है कि ये नीचे आई हैं और हकीकत ये है कि एक दफ़ा 105 से कम होकर ये 92 पर आ गई थी, लेकिन फिर यकबैक 105 पे चली गई। कल और एक दिन पहले इसमें कमी आई है, कोई 96-97 पे हैं और इस वक्त पेशनगोई की जा रही है कि अब ज़रा पायदार कमी वाक़ई होगी। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर ये पेट्रोल की कीमत $70 तक पहुंच जाए तो पाकिस्तान के फौरी माशी मसाइल जो हैं बड़ी हद तक हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और जब ये कीमतें नीचे आएंगी तो अवाम के लिए भी जो है ये कीमतें कम की जाएंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए, वो बेदरेग लोगों में इस कमी को पास ऑन करेगी। होपफुली। डॉक्टर साहब ये आपसे जानना है साथ ही कि माशी मुश्किलात तो हैं ही, तो उसका शिकार हम पहले भी थे, अब सैलाब ने रही सही जो कसर निकाली है। खबरें आ रही हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद भी हुकूमत सैलाब के लिए IMF से मज़ीद कर्ज़ लेने पर गौर कर रही है, जो रिलीफ की बात होती है जैसे कोरोना में हुआ था। तो अब क्या ख्याल है आपका, ये बेहतर रास्ता होगा, इस पर जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने में भी एक IMF की फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी RFF, तो उसकी $1 बिलियन था या $1.4 बिलियन था, वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे ये रैपिडली, इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह का सिलसिला नहीं होता, ये तो एक इमरजेंसी सूरत हाल को देख कर वो मदद करते हैं। तो हमें तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो अगर IMF की ये सपोर्ट हम उनसे मांगें और वो इस पे राज़ी हों, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा, हमारी आसानी का बाइस होगा। और देखिए, ये सैलाब जो है इससे आपके सामने 2 बड़े मसाइल हो रहे हैं। एक फूड सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि गंदम के जो ज़खायर थे वो भी इस आफत के दौरान मुतासिर हुए हैं और लिहाजा आपको ज़्यादा गंदम जो है दरामद करनी पड़ेगी, तो इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा।
दूसरे ये कि हमारी कपास की फसल ख़राब हो गई है। अंदाज़ा है कि 8.5 मिलियन बेल के मुकाबले में शायद 5.5 मिलियन बेल्स जो है कपास की फसल रहेगी इस साल। तो हमें इतनी बड़ी मिक़दार में कॉटन भी जो है दरामद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें पैसे दरकार हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्ज़ियों का आप हाल देख रही हैं कि आप देख रहे हैं कि भाई क्या सब्ज़ियां जो हैं उनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। हुकूमत ने सारे टैक्सेस वगैरह हटा दिए हैं और इंपोर्ट की खुलेआम इजाज़त दे दी है। तो अब मैं अखबार में ये ख़बर भी पढ़ रहा था कि 3-4 मुआहदे तय हो गए हैं और 10 से 15 दिन के अंदर प्याज मुल्क के अंदर उसकी दरामद हो जाएगी और उससे सब्ज़ियों की कीमतों के अंदर कमी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और सवाल भी है डॉक्टर वकार, आपसे पूछना चाहते हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल में ये भी बिल्कुल वाज़े है कि माशी टीम के 2 बड़े यानी मिफ्ताह इस्माइल और इसाक डार की हम बात कर रहे हैं, वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरह तो बड़ी कंफ्यूज पॉलिसियाँ ही बन पाएंगी। तो इस बेयकीनी का मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल में अब ये बात दुरुस्त नहीं है। इब्तदा के अंदर जब ये हुकूमत एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि उसे IMF के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और जो सख्त फ़ैसले उसने करने हैं उनके मुतालिक पार्टी के अंदर और ख़ुद जो PDM है उसके अंदर 2 राय थी। लेकिन और उस ज़माने में ये बातें जो हैं खुल के सामने आईं कि जनाब बाहम इख्तलाफ है डार साहब में और मिफ्ता में। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अब पूरी पार्टी जो है, क्योंकि फ़ैसले हो चुके हैं, वो एक सफ़े पे हैं और आपने हाल में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये तासुर मिले कि जनाब इनके दरमियान इख्तलाफ है और इस इख्तलाफ की वजह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर खलल वाक़ हो रहा हो। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद थे। ये सारी सूरत हाल तो हमारे इर्द गिर्द है, सैलाब है, महंगाई है, आलमी मौशी असरात है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ख़ुद भी अपना लिटरली अब तो लाइफ स्टाइल, वैसे क्या लाइफ स्टाइल है हमारा जो चेंज करें हम, लेकिन करते क्या है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए खुद ही गौर करना चाहिए। अभी भी हमारी आदत बेहतर हो सकें तो हम बिजली बचा सकते हैं। हम बिला जस्ट बाय द वे जिसने इस महीने के बिल दिए हैं ना, वो आदतें खुद ही ठीक कर लेगा। होंगी, मतलब अब मीटर से ना नजरें नहीं हटती। रात को अगर आप सो रहे हैं तो आपके जो टीवी या टीवी के साथ डिवाइसेस अगर आपकी स्टैंड बाय हैं तो उनको ऑफ करके सोएं। अगर आपके घर पानी का डिस्पेंसर है तो उसको गैर जरूरी तौर पर ना चलाएं। में इस्त्रियां करना ना शुरू कर दें, जो कि मेरी आदत है। एसी को आप कूलिंग के बजाय अगर ऑटो पे रख के टेम्परेचर सेट कर दें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। एसी की सेल्फ क्लीनिंग रेगुलरली करें, उससे कंजम्पशन बेहतर होती है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आप करके अपनी ज़िंदगी बिला वजह 12-12 या 20-20 वाट के भी फ़ोन चार्जर्स होते हैं, फ़ोन उतारा चार्जर ऑन है, चार्जर भी साथ में बंद करें। लाइटें बंद रखें, एक्स्ट्रा लाइट, वो रोशन घर का बड़ा शौक होता है ना, वरना वैसे लोग कहते हैं डिप्रेशन भी हो जाती है अगर बहुत अंधेरा हो। थोड़ी सी डिप्रेशन ले मतलब कि जो बिजली का बिल दे के डिप्रेशन हो रही है जिंदगी में, उससे बेहतर है कि लाइट बंद करके हो जाए। थोड़ा सा हमें ज़रा इर्द गिर्द सूरत हाल देखें ना अपने, तो हम अपनी ज़िंदगी में मगन हो ही जाते हैं, इंसान है ना, फितरत है। तो फिर रियलाइजेशन होती है कि ये सब कुछ तो पहले भी चल रहा था, चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे मुल्क में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कुछ नहीं है, लिटरली ना खाने को है ना दवा है। जैसे कहते हैं ना, ओवरनाइट एक जिंदगी बदल जाना और फिर आगे का भी कोई अश्योरिटी ना होना कि आगे क्या होगा। अभी हम जाएंगे नसीराबाद और आबिद बलोच हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। अब्दुल्ला, बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद में सैलाबी रेलों का सिलसिला तो थम गया, मगर मुतासरा इलाकों में अभी तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और सैलाब से मुतासरा इलाकों छत्तर, रब्बी, मीरसन, मंजूशोरी और रसूलाबाद और खरोसा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से ग़िज़ाई किल्लत तो पैदा हो गई है और मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी कायम ना होने के बायस हमला ख़वातीन और मासूम बच्चे अपने इलाज के लिए परेशान हैं। जबकि इस वक्त नसीराबाद के इलाके
बाबाकोट, गोट, रसूलाबाद, लेडी में 7 से 8 फुट सैलाबी पानी मौजूद है, जिससे कच्चे मकानात गिर गए और सैलाब मुतासरीन के घर उजड़ गए। तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और हब्स ने सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर पनाह लेने वाले दर्जनों ख़ानदान सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी और सैलाब मुतासरीन अपने मासूम बच्चों को शदीद गर्मी में अपनी मदद आपके तहत प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ बनाकर साया फराम कर रहे हैं। टेंट की हालत ज़रा देखें, जिसमें सारे बच्चे एक ही टेंट में घुसे हुए हैं और गर्मी अलहदा। और आप सोचिए कि जब पानी खड़ा हुआ है और धूप पड़ रही है तो भाप बन जाती है, भाप बन जाती है और उसके अंदर फिर जो कीड़े मकोड़े बनते हैं वो तो एक और ही किस्सा है, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। DI खान से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सईदुल्लाह मरवत। वहाँ के भी हालात अच्छे नहीं हैं। कोहावड़ गांव जितना बह गया है या जितना नुकसान हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे कैंप और टेंट नहीं मुयस्सर, और रातों को यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह वो हमारे बच्चों को सोने नहीं देते। जिस तरह की हालात हमारी उन दिनों में थे, आज उससे ज़्यादा बदतर हो गए हैं। सैलाब के दिनों में हम फिर भी किसी हद तक हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, अब हम रिश्तेदारों के घरों में नहीं जा सकते। लेकिन बात यह है कि हमको तंबू मिल जाए, तंबू लगाकर बच्चों को किसी जगह बिठाकर कोई मजदूरी करेगा, कोई पूरा करेगा। हम ये नहीं है कि हम इधर खाना लेने के लिए आते हैं। कोहावड़ थी इतनी बर्बादी थी बेसब, असा गरीब लोग से सारे घर खर्ब थी गए, माल लुट गए, कणक लुट गई है, घर ढह गए, बाकी सारा बिया कोई तरह के 50 तंबू आई था, बाकी इनके सारों का सलाम नहीं सटा। जो वसाइल हैं रहने के, खाने पीने के, हर किस्म के वो चले गए हैं, पानी में बह चुके हैं। अब जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं 10 दिन से 12 दिन से रोडों पे गुजार रहे हैं और हमारे बच्चे किस्मों किस्मों की जगह पे बैठे हैं। इन सैलाबी रेलों में हमारी ज़िंदगी बह गई है, हमारा साल भर का अनाज बह गया है, हमारी गाड़ियां, हमारे वसाइल जो कि हम जिससे हम कमाते थे, हमारे हथियार, हमारे औजार, जो हमारी दाद रसी और हमारी ज़्यादा राह होती थी, जिसकी बुनियाद पे हम ज़िंदगी में हम कुछ करके मजदूरी करके हम लोग काम करते थे तो और हम उसको कमाते थे, तो वो बह गई है। तो सुन ही लिया आपने कि क्या सिचुएशन है और इनफ नहीं है चीज़ें, यही इनका कहना था। अच्छा, कि टेंट वगैरह जो भेज रहे हैं वो सही क्वांटिटी में नहीं। सड़कें तो बह गई हैं, सामान नहीं पहुंच रहा, फिर रेलवे ट्रैक भी ख़त्म हो गए हैं। मतलब मुतादिद मकामात ऐसे हैं जहां बह गए हैं और मुतादिद मकामात ऐसे हैं जहां पर अभी तक रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। लाहौर कराची तो पूरा रेलवे मतलब वो तो मुअत्तल है, वो तो अभी तक चल ही नहीं पाई। सोचें आप, लाहौर कराची रेल नहीं चल रही है। बाबर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान रेलवेज़ के, उनसे जानते हैं कि मतलब क्या सूरत हाल है, कब तक तवक्को रखें कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली नेचुरली ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम है, कितनी ट्रेनें बाबर साहब अभी चल रही हैं, कौन कौन से इलाकों में नेटवर्क मुतासर हुए हैं, पटरियाँ बह गई हैं, कुछ तखमीना लगाया आप लोगों ने, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है रेलवेज़ के? देखें जी, हमारा जो बुनियादी तौर पे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के हैं। हमारा जो ट्रेन ऑपरेशन है वो मुल्तान तक चल रहा है, जबकि जो बाकी एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड मैंने अर्ज़ की, वहाँ पे उसकी बहाली का काम अभी तक जारी है। तो जहाँ तक ट्रेनों का आप पूछ रहे हैं कि कितनी ट्रेनें चल रही हैं, तो मुल्तान तक जो हैं वो हमारी तमाम ट्रेनें चल रही हैं। अलबत्ता जो मेल एक्सप्रेस है वो हमारी ईस्टर्न खैबर मेल वो चल रही है, इसके अलावा मेल एक्सप्रेस हमारी बात है। अच्छा, बलूचिस्तान का बताइएगा कि बलूचिस्तान से जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वहाँ तो बहुत से पुल भी बह चुके हैं, तो वहाँ नेटवर्क की बहाली में कितना वक्त लगेगा या फिर कुछ काम कर रहे हैं ट्रैक्स? देखें, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हिरोक के जो मुकाम पर हमारा जो है वो 125 साल जो पुल जो ब्रिटेन ने तामीर किया था वो भी बह गया, जिसकी वजह से मेन कनेक्टिविटी होती है बलूचिस्तान से। तो उसके लिए हमने उनको NLC को जो है उसमें लूप में ले लिया है, उन्होंने एस्टिमेशन अपनी वो कर ली है और उसकी इंस्पेक्शन भी हो गई है। तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम इस पूरी कोशिश में हैं कि उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल बहाल किया जा सके ताकि उसी तरह से ट्रेनें दोबारा चल सकें और राब्ते जो हैं। बाबा साहब, आपको बताइए मुतासरीन तक इमदाद भी पहुंचाना है, मतलब इस वक्त हम कम्यूटिंग की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, बाकी मुल्क तक सामान की नकलो हमल है और मुसाफिरों की सर्टनली भी आमद है या उनका जो ट्रैवल है। मुकम्मल बहाली में आपको अंदाज़ा है, आप लोगों ने लगाया कितने रूट्स बहाल हो सकेंगे, कब तक मुकम्मल बहाल हो सकेंगे? मतलब फॉर इंस्टेंस लाहौर कराची कब तक शुरू हो जाएगा?
देखें, जो सिंध का जो रूट है हमारा कराची तक का, वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 रोज़ में वो बहाल हो जाएगा। इस टाइम हमारा जो रोडी और इसमें जो सेक्शन है नवाब शाह, टंडो आदम और रोडी, वहाँ पे जो है तकरीबन 6 से 12 इंच तक पानी मौजूद है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो अगले 3 रोज़ में वो क्लियर हो जाएगा। तो एक सेक्शन तो हमारा ये जो एक साइड है वो हमारी क्लियर हो जाएगी 3 से 4 रोज़ में। बलूचिस्तान का मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि उस पुल की बहाली में हमें तकरीबन 1 महीना दरकार है, तो वो उसमें टाइम लग सकता है। लेट्स सी, हम 3-4 दिन बाद आपसे फिर रब्ता करेंगे बाबा साहब, बिकॉज दिस इज़ एसेंशियल। मतलब ये नेटवर्क्स बहाल होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इमदादी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी, फिर लोगों की सर्टनली आमदोरफ्त भी बिल्कुल ख़त्म हुई भी है। तो वो बिल्कुल ही स्टक है ना एक जगह पे, इधर से उधर हो भी नहीं सकते, तो ये डेफिनेटली पहले होना चाहिए। और अच्छा, वो जो पुल ख़त्म हुआ है 125 साल पुराना पुल, मतलब 75 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए, पहले ही ख़त्म था, उसको दोबारा से बना देना चाहिए था। कोई और अल्टरनेटिव भी बन सकता था उसकी जगह। हाँ। 75 साल में तो बन ही सकता था। खैर, अभी सोचने वाली बातें हैं ना। और अब जब चीज़ें दोबारा बने तो उनको बस वो एड हॉक बेसिस पे मेंड ना किया जाए, अब उसको दोबारा से सही तरीके से, नए तरीके से बनाने की कोशिश की जाए। बिकॉज वो इस वक्त एक वो ऑब्वियसली एक पैनिक सिचुएशन है कि जल्दी से ठीक भी करना है, बहाल भी करने हैं सारे रास्ते, तो दोबारा से ये ना हो कि आप मुझे बताइए, जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो तब भी तो कितने गाँवों के बारे में ये कहा गया था ना, अब नए सिरे से बनेंगे, नया सब कुछ होगा। उस वक्त के अफेक्टेड लोग बहुत से अभी भी टेंट सिटीज में और अफेक्टेड ही हैं, वो कभी दोबारा से रिहेबिलिटेट नहीं हुए। वी कैन नॉट अफोर्ड कि ये दोबारा हो, बिकॉज अब तो मुल्क का देख लिया आपने कि कितना हिस्सा जो है और कितने लोग जो हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस, तो इस तरह हो नहीं सकता। और एक JIT तो बननी चाहिए, जो डैम्स बनाए हैं ना जिन लोगों ने, रीसेंट जो डैम्स बने माशाल्लाह, एक उन पे JIT बननी चाहिए कि किस मटेरियल से बनाए हैं, कौन सा सरिया और कौन सा सीमेंट और कौन सी इंजीनियरिंग इसमें इस्तेमाल हुई है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसमें सारी सूरत हाल में आपको पता ही है, लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। बहुत से इदारों से हम बात कर चुके हैं। SIUT भी किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, सैलाब ज़दगान में इमदाद पहुँचाने के लिए मैदान में है। वैसे तो आपको पता ही है, गुर्दे की बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए ये शोरा आफाक इदारा है, लेकिन इन दिनों SIUT अपने तजर्बाकार डॉक्टर्स की टीम के साथ मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स वगैरह भी लगा रहा है। तो कहाँ तक ये पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है? प्रोफेसर मंजूर हुसैन साहब ने SIUT से हमें ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है। ये बताइए, दीगर तंजीमों की तरह SIUT भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत आगे आगे नज़र आ रही है। आप खुद लाड़काना में मौजूद हैं, पहले तो ये बताएं कि रास्ते में क्या आपने देखा, कोई अपना आंखों देखा हाल भी हमें बताएं, और हालात कैसे नज़र आए आपको? रास्ते में हम तो आ रहे हैं, सक्खर से आए थे इधर, और पानी तो था दोनों तरफ, और लोग तकलीफ में भी हैं, और सफरिंग देखी हमने लोगों की। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जितना हमने सुना था कि शहर के अंदर तो पानी है लेकिन बाहर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ हमने कैंप लगाई थी वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है और लोग डिस्प्लेस हुए हैं। और वाकई यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए और कर रहे हैं, और बाकी लोगों की तरह। और वाकई मुश्किल में हैं लोग, और ये ऐसी मुश्किल की घड़ी है कि उसमें हमें सबको मदद करनी चाहिए। तो आपकी एक्सपर्टीज सर्टनली सेहत के शोबे से मुताल्लिक हैं। सैलाब ज़दगान में कैंप में किस तरह की बीमारियाँ आ रही हैं ज़्यादातर, और किस नौयत के मसाइल हैं ज़्यादा लोगों को वहाँ पर? हमें जो है सबसे ज़्यादा मसाइल जो है वो कैंप में स्किन की डिज़ीज़, चमड़ी की डिज़ीज़ है, वो तकरीबन 100% लोगों को है, क्योंकि बारिश के पानी में लोग जब नंगे पाँव घूमे हैं तो उनको सबको इन्फेक्शन है। एक तो ये चीज़ हमने देखी, तकरीबन 100% लोगों में, बच्चों में, औरतों में, मर्दों में। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि मलेरिया की डिज़ीज़ भी काफ़ी अभी शुरू हो रहे हैं केसेस। मिसाल तौर पे पहले दिन पे हमारे जो पॉजिटिविटी रेट था, जितने हमने टेस्ट कराए थे फीवर के साथ जो लोग आए थे, तो तकरीबन 35% लोग पॉजिटिव थे यहाँ पर। अच्छा प्रोफेसर साहब, ऑब्वियसली आपकी मुख्तलिफ टीमें सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही हैं, तो किस तरह का सामान, अद्वियात वगैरह, ये किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है, और ख़ास तौर पे आवाम आपकी किस तरह मदद कर सकती है? को खाने पीने की शदीद
की ज़रूरत है, किल्लत है, और साफ़ पानी की किल्लत है। उसमें आवाम जो है ना वो मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। तो मतलब ये है। बाकी जो दवाइयाँ हैं वो मतलब जैसे SIUT है वो तो दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में दूसरे हॉस्पिटल्स भी जो हम सुन रहे हैं कि वो मोबाइल टीम्स हैं जो दे रहे हैं। तो दवाओं से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की, टेंट्स की, न्यूट्रिशन की, फूड जो आइटम्स हैं, और पानी, साफ़ पानी की। क्योंकि एक आदमी ने बताया हमें वहाँ कोडीजी में मैं था तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा पानी कैसे पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बारिश का पानी जो है वो रख कर स्टोर करके पी रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी तो खैर सफरिंग है जैसे कि आदमी अब जा रहे अपने घर पूरा बह गया और कोई नहीं है, तो बच्चों औरतों के साथ साथ जो है आप रोड पर हैं। बाकी तो सफरिंग है, उसमें जितना आवाम मदद कर सकता है अपनी मदद करें। शुक्रिया प्रोफेसर मंजूर हुसैन हमसे बात करने का, एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और साथ ही हुकूमत को भी हम कहेंगे जो इंटरनेशनल NGOs पे एक बार किया हुआ एक बैन सा लगाया हुआ है कि अभी वो काम नहीं कर सकती, इसको फौरी ही उठा दिया जाए। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांग भी रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल NGOs जो पहले से काम कर रही थी, जिन्होंने ख़ासतौर पे 2010 के सुपर फ्लड जो थे उनमें बहुत ज़्यादा काम किया था, उनको बहुत से इलाकों में ना जाने देना। चले कुछ जिनको में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ ना जाने दें, लेकिन अदरवाइज़ तो उनका काम चलते रहना चाहिए। तो ये जो बैन है, ब्लैंकेट बैन तो किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, इसको डेफिनेटली उठाएं, क्योंकि दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हालिया सैलाब में पाकिस्तान के लिए हिलाल अहमर ने खातिर खा इमदाद मंजूर की, लेकिन सूबों तक वो नहीं पहुंच सकी है। खुसूसन बलूचिस्तान में जहां सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, वहां मरकज़ी ऑफिस से एक धेला भी नहीं पहुंचा है। ईरान और दीगर ममालिक से जो सामान आया वो जिवानी की बंदरगाह से उठाने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में इस तंजीम के सदर इब्रारुल हक थे, जो ना सिर्फ PTI के रहनुमा हैं बल्कि अपनी NGO भी चलाते हैं। बज़ाहिर उनकी अदम दिलचस्पी, लिटरली ही हैज़ probably never been interested in this, की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, जिस पर रेड क्रिसेंट के सूबाई सदर नाला नज़र आते हैं। अब बहरहाल अब अबरारुल हक को मतलब लिटरली कल ही हटाया गया हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन के ओहदे से। वफाकी वजारत सेहत ने चेयरमैन हिलाल अहमर की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरदार शाहिद अहमद लगारी नए चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान तैनात हो गए हैं। नए चेयरमैन की तैनाती के बाद उम्मीद हम कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ ऑपरेशन में बेहतरी आए, लेकिन बलूचिस्तान के सूबाई चेयरमैन की जब बात करें, जिन्हें इब्रारुल हक से शदीद शिकायत भी थी, मीर शाइक हक हमारे साथ मौजूद हैं, रेड क्रिसेंट सोसाइटी बलूचिस्तान को देखते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बता दें कि रेड क्रॉस बलूचिस्तान इस वक्त सूबे में क्या काम कर रहे हैं और किस चीज़ पर इनका फोकस है ज़्यादा, और क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका हमें डिटेल दीजिए। जी, जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान जो सा इन बारिशों से या सैलाब से काफ़ी मुतासर हुआ है। तकरीबन मेरे हिसाब से बलूचिस्तान का शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा 35-36 के करीब कोई जो मुतासर ना हो। बाकी जो हम काम कर रहे हैं, हमने नोशकी के एरिए में कुछ जो सा काम वगैरह किया, वहाँ पे लोगों को हमने टेंट वगैरह, बाकी जो से कंबल वगैरह या दवाइयाँ वगैरह दी। इसके अलावा हमने नसीराबाद में अपना पानी के 3 से 4 जो से प्लांट लगाए, लोगों को साफ़ पानी हम डेली दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू पानी का है। सिब्बी डिस्ट्रिक्ट में भी हम दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, लोगों को मेडिकल कैंप्स वगैरह हैं। और इस वक्त जो सा है हमें सबसे ज़्यादा जो इशू हो रहा है, इस वक्त हमारे वसाइल बहुत कम हैं। इन महदूद वसाइल में हम अपने आप को एक बहुत लिमिटेड काम कर पा रहे हैं। जो हमारा बेसिक काम है हम उस हिसाब से अब तक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, शेख साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त लोगों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है, और आप इस मामले में कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे जल्द अज जल्द ये लोगों तक इमदाद पहुँच सके? जी बिल्कुल, आपका बात सही है कि रेड क्रॉस है वो फिर नीचे आके रेड क्रिसेंट बनता है मुस्लिम ममालिक में। रेड क्रॉस ने हमें इस वक्त जो फ़ंड दिया है नेशनल ऑफिस को 5 अरब 70 करोड़ रुपए के हिसाब से, उस हवाले से जो इफ़ेक्टेड एरिया हैं हमें उसी तनासब से फ़ंड की तवक्को भी है और हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ंड उनकी तरफ से आज दिन तक नहीं मिला है।
अच्छा, ये तो चले आपने बता दिया कि किस तनासब से सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ साथ ये भी दोबारा बताइएगा कि इस वक्त लोगों को फौरी इमदाद की किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस मामले में कोई कोशिश की जा रही है? अगर आप थोड़ी सी इसकी वजाहत करें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए लोगों को। हिलाल अहमद ने 5 करोड़ के करीब सामान वगैरह दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो सामान अभी तक वहाँ पे डब हैं। और उसके अलावा तुर्की भी हमें जौन सा है इमदाद परसू दे रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। कुछ NGOs ने हमें मेडिकल के मद में पैसे वगैरह मेडिसिन वगैरह दिया है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से कि जी इस इशू को टेकअप करें ताकि हमें जो सा ये फ़ंड वगैरह मिल सकें। शुक्रिया अमीर शेख साहब। अब लेट्स सी, होपफुली कुछ सूरत हाल बेहतर आए। नए चेयरमैन साहब, बाय द वे आप भी ज़रा फ़ौरन ही टेकअप करें इन मामलात को। सेटल होने का टाइम नहीं है अभी हमारे में किसी के पास भी। आई एम सो डिसअपॉइंटेड एट अबरारुल हक फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। मतलब आप एक मुल्क को ज़रूरत है, आपके अंडर इतने ज़्यादा फंड्स आते हैं, आप वॉर फुटिंग पे स्टार्ट करें, उनको देखें कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है पहुँचाएं, या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। तो इंटरेस्ट है किस चीज़ में? मुझे इस चीज़ से बहुत शिकायत है कि ये फैंसी पोस्ट जो हैं, जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ PTI, यू आर अ पार्ट ऑफ PTI, तो आप सारों को दे दी गई, काम धेले का नहीं। ये और इसमें बहुत काम करना होता है लिटरली। ये शेमफुल बात है। और इनको तो पता होना चाहिए था ये अपना NGO चला रहे हैं, तो आपको तो अंदाजा होना चाहिए था ना, या तो बिल्कुल ही कोई न्यूबी हो जो ओवरवेल्म हो जाए। शायद डाइवर्टेड है, कोई नया तराना ना बना रहे हो। नहीं सुनना। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, आगे क्या चलें? बाय द वे, पाकिस्तान जब बना था तो उसकी आबादी कितनी थी? क्या सुनना चाहते हैं? जो कल हमें पता चला 40 करोड़। वैसे हाँ, ये पता है क्या, 40 करोड़ की बात नहीं है, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। नहीं, वैसे मैं ऑनेस्टली वैसे तो हो जाता है, वैसे सबसे हो जाता है। वैसे ये इतनी ऐसी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन ऐसा एतमाद भी होना चाहिए। बट गलती हो जाती ट्रू। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान की आबादी क़याम पाकिस्तान के वक्त कितनी थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी थी पाकिस्तान की 7.5 करोड़, जिसमें मगरबी पाकिस्तान की आबादी थी 3 करोड़ 37 लाख, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश की आबादी उस वक्त थी 4 करोड़ 20 लाख। सो इन केस कोई कन्फ्यूजन थी तो वो हमने सोचा कि हम आपकी दूर कर दें। 7.5 करोड़ पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी थी। लेकिन ये जो स्लिप ऑफ टंग है ना, आप बहुत से लोगों को क्यूट भी लग रहा है ये। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं या वाक़यात हुए हैं जिसमें बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आप सुनाना चाह रहे हैं। वैसे अगर हो जाए वीकेंड है सुना देते हैं। हो जाए। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. कि जाए और शेर के ऊपर मोर लगाए। मैं अपनी वालदा बल्ले पे पकड़ना तो चाहिए उन लोगों को जो मून कटिंग में लगे हुए हैं। चाइना कटिंग। मैं पूरा लाएमल दे दूंगा अपनी पार्टी को, सारी पार्टी को मैं बुला रहा हूँ 24 को रायवंड इस्लामाबाद। इंशाल्लाह लोड शेडिंग का हम पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह लोड शेडिंग का हम पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये NA-22 का बड़ा अहम इलेक्शन, NA-122 का बहुत अहम इलेक्शन। अच्छा, ये तो चलें स्लिप ऑफ टंग। असल मज़े का खेस बात क्या है? असल मज़े का खेस बात यह है कि 2018 में जब खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो कहा कि शुक्र है 2013 में हुकूमत नहीं मिली क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। अब आ गए हैं, हालांकि इंतखाबात से कहते थे कि 200 लोगों की टीम तैयार है, और आज 2022 में कह रहे हैं कि 2018 में भी कोई तैयारी नहीं थी। जो आपका जो फेथ है ना वो थोड़ा सा डगमगा जाता है कि अभी भी तैयारी है कि नहीं है। एनीवे
वीकेंड आ गया है, प्लीज़ हेल्प आउट, डोंट फॉरगेट दीज पीपल आउट देयर जो कि लिटरली हमारे मदद के इंतज़ार में बैठे हैं। तो लिहाजा दिल खोल के दें बलूचिस्तान के लिए, KP, सिंध, हर जगह जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा है। See you.